Hello friends, welcome back to our second class। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था पार्टनरशिप। एज पर बोर्ड करिकुलम जो पार्टनरशिप का जो फर्स्ट पार्ट है जिसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टू एक टॉपिक है मिनिमम प्रॉफिट्स जो गारंटेड होते हैं उनके बारे में एक टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है। गारंटी किस चीज़ की गारंटी? प्रॉफिट्स की गारंटी। तो उस चार्ट के अंदर अगर आपने देखा होगा कि वो गारंटी दी जा रही है मिनिमम प्रॉफिट्स की, तो किसने किसको गारंटी दी? नंबर वन, दो केसेस थे वहाँ पे। नंबर वन, मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी मिल रही है पार्टनर्स को, या फिर मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी मिल रही है फर्म को। नंबर टू, अगर जो हमारा केस हमने कल स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, वो मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी अगर किसी पार्टनर को मिली है, मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी अगर किसी पार्टनर को मिली है, तो वो गारंटी दी किसने है? तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब हमने रीड किया तो पता चला कि कोई एक पार्टनर था मिस्टर एक्स, उसको गारंटी दी मिस्टर वाई या फिर मिस्टर जेड ने। तो इसका मतलब हो गया पहला पार्ट इस केस में है कि किसी पार्टनर को कोई गारंटी रिमेनिंग पार्टनर में से कोई एक पार्टनर दे रहा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर उस पार्टनर का मिनिमम प्रॉफिट्स एक्चुअल प्रॉफिट्स मिनिमम प्रॉफिट्स के इक्विवेलेंट नहीं है, तो जितनी भी डेफिशिएंसी है सिर्फ वही पार्टनर बेयर करेगा जिसने गारंटी दी थी। ओके, अभी हम समझेंगे। हमारे सामने एक एग्जांपल है, उसके थ्रू ये चीज़ें थॉरोली आपको कंसेप्चुअल बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगी। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि एक्स को जो पार्टनरशिप में पार्टनर है उसको गारंटी किसने दी? गारंटी दी वाई और जेड ने मिल करके, यानी कि रिमेनिंग पार्टनर्स ने मिल करके। तो ओवरऑल सभी पार्टनर्स को क्या बोला जाता है? फर्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो केसेस हैं बेटा, कि एक्स को गारंटी दे रहा है या वाई या जेड, कोई एक। इसे बोलते हैं पार्टनर्स इज गारंटेड बाय एनी अदर पार्टनर। और अगर मैं कहूँ कि एक्स को गारंटी दी वाई और जेड ने मिल करके, तो इसे बोलते हैं कि एक्स इज गारंटेड बाय फर्म। तो दो केसेस हैं। पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट्स की गारंटी कोई इंडिविजुअल पार्टनर दे सकता है, या फिर सारे पार्टनर्स मिल करके उसको इस चीज़ का एश्योरेंस दे सकते हैं कि उसका प्रॉफिट एक सर्टेन अमाउंट से बिलो नहीं होगा। तो आज हमारे सामने जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ केस, इस केस के अंदर जो पार्टनर को गारंटी किसी एक पार्टनर ने दी हुई है, यानी कि अगर हमने लास्ट क्लास के चार्ट को अगर हम फॉलो करें तो प्रॉफिट की गारंटी किसको मिल रही है? पार्टनर को। गारंटी देने वाले कितने पार्टनर हैं? क्या सारे हैं या उनमें से कोई एक है? तो आज हमारा जो केस हम ले रहे हैं वहाँ पर किसी एक पार्टनर को गारंटी कोई एक पार्टनर दे रहा है। ज़रा क्वेश्चन को अगर हम इधर गो थ्रू करें तो पार्टनरशिप डीड जब हमने रीड की तो हमें कुछ ये इन्फॉर्मेशन मैंने समराइज फॉर्म में आपके सामने रखी हुई है। पहला आपके सामने है कि तीन पार्टनर्स हैं। देयर आर थ्री पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, एक्स, वाई एंड जेड। जब मैंने पार्टनरशिप डीड को आगे रीड किया तो पता चला इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 था, 3:2:1, 3:2:1, यानी कि 3:2:1। फिर मैंने पार्टनरशिप डीड को आगे रीड किया तो पता चला कि इन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हर पार्टनर को में से एक्स को हर साल 60,000 की सैलरी देनी होगी और वाई को 40,000 पर एनम सैलरी देनी होगी। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ। फिर मैंने पार्टनरशिप डीड को और रीड किया तो तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी प्रोवाइड होना था। तो गिवन क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं मान के चल रहा हूँ कि एक्स का 50,000 बन रहा है, वाई का 30,000 बन रहा है और जेड का 20,000 बन रहा है।
इतना पार्टनरशिप डीड में रीड करने के बाद अब पार्टनरशिप डीड में ये पॉइंट अलग से लिखा हुआ था, मैं रीड कर रहा हूं इस पॉइंट को कि पार्टनर एक्स इज गारंटेड बाय ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स बाय वाई। तो क्वेश्चन रीड करते ही पता चलेगा कि गारंटी किसी एक पार्टनर को कौन दे रहा है, क्या कोई दूसरा एक पार्टनर दे रहा है सिंगल, या फिर सारे पार्टनर्स मिलके दे कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से रीड करना पड़ेगा क्वेश्चन को कि गारंटी आखिर मिल रही है किसी पार्टनर को, तो देने वाले पार्टनर कौन है, क्या कोई एक सिंगल पार्टनर है या एक से ज़्यादा पार्टनर है। तो पार्टनरशिप डीड रीड करके पता चला कि इस एक्स पार्टनर को गारंटी दी सिर्फ एक पार्टनर ने, वाई ने, जो कि हमारा पहला केस है। ओके, इसमें मैंने दो पार्ट लिए। पहला पार्ट लिया कि अगर उस गारंटेड अमाउंट का उस साल गारंटेड अमाउंट 1,20,000 रुपए अगर उसको गारंटी दी हो। वापस बोल रहा हूं कि X इज गारंटेड ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स बाय Y इफ द मिनिमम द गारंटीड अमाउंट इज ₹1,20,000। ये पहला केस है हमारा। तो ओवरऑल क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। इस साल मान लीजिए प्रॉफिट हुए 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हम एप्रोप्रिएशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने 5 लाख प्रॉफिट को P&L से एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया क्रेडिट साइड में। देन हमने एप्रोप्रिएशन करना स्टार्ट किया इस 5 लाख रुपए का। तो एज पर डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, 30,000, 20,000 देना था। तो टोटल 1 लाख एप्रोप्रिएट हो गया आउट ऑफ 5 लाख इन द हेड ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। Then salary as per deed 60,000, 40,000 to X and Y respectively। तो यहाँ पर 5 लाख में से 1 लाख का एप्रोप्रिएशन हो गया टूवर्ड्स सैलरी। अब रिमेनिंग प्रॉफिट्स जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स बोल रहे हैं, तो बेटा वो कितना हो रहा है, तो 5 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1 लाख, इट मीन्स 5 लाख माइनस 2 लाख, तो बचा 3 लाख रुपीज़। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर आपने ये 3 लाख रुपीज़ में इनका शेयर, इन तीनों का शेयर जो बन रहा है एज पर 3:1, ये मैंने बेटा बाहर नहीं लिखा है, ये मैंने बाहर आउटर कॉलम में नहीं लिखा है, ये मैंने इनर कॉलम के अंदर इसको शो किया है। मैंने इसको बाहर क्यों नहीं लिखा, तो मैंने आपको जवाब है कि ये जो गारंटी क्लॉज था डीड के अंदर, ये जो गारंटी क्लॉज था डीड के अंदर, यही मुझे रोक रहा है कि इन्हें आउटर कॉलम में अभी मत लिखो। पहले चेक करो क्या गारंटी की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है क्या। अगर हो रही है तो देन ये सेम अमाउंट एज इट इज़ बाहर आ जाएगी। गारंटी क्या थी, गारंटी थी कि एक्स को, फर्स्ट केस के अंदर एक्स को हमने 1,20,000 मिनिमम एनुअल प्रॉफिट्स की गारंटी दी थी। तो जब हमने उसके एक्चुअल प्रॉफिट्स को, उसका शेयर चेक किया एक्स का, वो 1,50,000 बन रहा है। तो एक्स को इसी बात की टेंशन थी कि उसका प्रॉफिट एक लिमिट से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि एक्स का जो एक्चुअल शेयर बन रहा है प्रॉफिट में, वो 1,50,000 बन रहा है, दैट इज मोर देन गारंटेड प्रॉफिट। तो अब ये अमाउंट एज इट इज तीनों मैं आउटर कॉलम में लिख सकता हूँ। इट मीन्स 1,50,000, 1 लाख और 50,000। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर करने की ज़रूरत नहीं थी। होल अमाउंट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स फुल फेज। तो क्वेश्चन ये है कि कब इन्हें आउटर कॉलम में सीधा नहीं लिखा जाता, इसमें चेंज होगा। तो केस सेकंड चेक कीजिएगा बेटा। केस सेकंड के अंदर यहां पर मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट है 1,80,000। माइंड इट, 1,80,000।
तो जब मैंने एक्चुअल प्रॉफिट को अंदर ही लिखा, अब आपको समझ में आएगा मैंने अंदर क्यों लिखा। अब चेक कीजिएगा, जब ये लोग कैपिटल अकाउंट में 150, 1 लाख और 50,000 ट्रांसफर करने लगे तो मैंने कहा रुको। एक्स ने कहा कि भाई मेरे को 150 ही क्यों प्रॉफिट्स मिल रहा है, जबकि मुझे तो 1,80,000 की गारंटी मिली हुई है। तो बात उस एक्स की सही है, तो एक्स कैपिटल अकाउंट में 1,50,000 लेके नहीं जाएगा, उसे कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट 1,80,000 देना पड़ेगा। अच्छा, देना पड़ेगा तो कितनी डेफिशिएंसी आ रही है इसके अंदर? 1,80,000 गारंटेड प्रॉफिट है, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट 150 बन रहा है। तो इसका मतलब 30,000 की डेफिशिएंसी एक्स के प्रॉफिट्स की अभी भी क्रिएट हुई हुई है। तो अब एक्स अकाउंटेंट जो है अब एक्स से पूछेगा कि भैया एज पर डीड आपको गारंटी किसने दी? तो उसने कहा था कि मुझे गारंटी सिर्फ वाई ने दी है, जेड का इसमें कोई रोल नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, तो जेड वाई ने कितने प्रॉफिट्स की गारंटी दी थी कि 1,80,000 की, तो डेफिशिएंसी कितने की आ रही है? 30,000 की। तो ये 30,000 की डेफिशिएंसी पूरी की जाएगी फ्रॉम वाई। अब 150 प्रॉफिट्स कैपिटल में 180 ट्रांसफर होंगे, तो मैंने आउटर कॉलम में इसका गारंटेड प्रॉफिट लिख दिया। अब ये डेफिशिएंसी वाई ने बियर की थी, तो हमने लिखा 2x लेस कर दिया हमने इसके प्रॉफिट में से 30,000। तो एक्स वाई का जो शेयर 1 लाख बन रहा था, ड्यू टू गारंटी मेड टू एक्स, उसका प्रॉफिट अब 70,000 रिमेनिंग रह गया। 70,000 प्रॉफिट रिमेनिंग रह गया। अब Z का मैंने पहले ही कहा था कोई रोल ही नहीं था इस गारंटी वाले में, तो Z का अमाउंट एज इट इज बाहर 50,000 आ जाएगा। तो बेटा आज हम जो इस क्लास के अंदर हमारा जो केस ये था कि गारंटी मिल रही है जिस पार्टनर को, तो वो गारंटी दे कौन रहा है? गारंटी दे रहा है कोई एक सिंगल पार्टनर, पूरी फर्म गारंटी नहीं दे रही है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि एज पर लॉ पार्टनर और फर्म इन दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है? जब हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन की, पार्टनर की, तब हम उसे पार्टनर वर्ड यूज करते हैं, लेकिन जब कलेक्टिवली हम उन्हें एक नाम से बुलाना चाहें तो हम उन्हें फर्म नाम से बुलाते हैं। तो इस केस में गारंटी किसी एक पार्टनर ने ही प्रोवाइड की थी, वो था मिस्टर वाई। तो इस केस में दो केसेस हमने किए कि अगर उसका गारंटेड प्रॉफिट मिनिमम एक्चुअल प्रॉफिट गारंटेड प्रॉफिट से ज़्यादा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं वही उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन अगर गारंटेड अमाउंट एक्चुअल प्रॉफिट से ज़्यादा है तो फिर डेफिशिएंसी है वो एडजस्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम द पर्सन हु हैव मेड द गारंटी एंड फ्रॉम द person who has given the guarantee. Thank you.